गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी महिला सशक्तिकरण, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित। उसमें हमने देखा था कि महिला से संबंधित जो है वो कानून क्यों हैं, किस प्रकार के कानून हैं और उनकी क्यों आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में ये जो कानून है इनकी आवश्यकता क्यों है। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ मुख्य कानून जो है वो देखे थे और ये भी देखा था कि वो महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने में जो है वो कानून जो है वो कितनी सहायता करते हैं। इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो है वो जो कुछ और अधिनियम है उनकी चर्चा करते हैं। जैसे पहला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। यह जो अधिनियम है सभी हिंदू महिलाओं को पितृ जो संपत्ति है उस पर पूर्ण नियंत्रण और शक्ति देने का जो है वो अधिकार देता है। 2005 में हुए जो संशोधन ने जो परिवार है उसमें महिला और जो पुरुष हैं उनके बीच संपत्ति वितरण अधिकारों को जो है वो और आगे बढ़ाया है। मतलब बेटियों को भी जो है विवाह के बाद बेटों के बराबर ही संपत्ति पर अधिकार होगा। तो ये अधिनियम जो है वो लड़कियों को, महिलाओं को जो है वो आर्थिक रूप से जो है वो एक सुदृढ़ बनाने के लिए जो है वो ये नियम जो है वो एक अच्छा नियम माना गया है, जिसमें विवाह के बाद भी जो है वो जो लड़कियां हैं उनको अपने पितृ संपत्ति पर जो है वो अपने भाइयों के समान ही जो है वो अधिकार रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक अधिनियम है बाल विवाह अधिनियम जो है 2006। बाल विवाह हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक लंबे समय तक चलने वाली जो है वो प्रथा है, लंबे समय से जो है वो चल रही है। यह कानून जो है शुरुआती विवाह के कारण हुई परेशानी से दोनों लिंगों की रक्षा करता है। जो यदि बाल विवाह से तात्पर्य कि यदि 18 वर्ष से छोटी उम्र की कोई लड़की और 21 वर्ष से दोनों पुरुष जो है या लड़का जो है यदि उनका विवाह हो जाता है तो वो बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है वो लोग दोषी माने जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं। तो ये जो है वो दोनों लिंग मतलब लड़कियों की सहायता तो करता ही, लड़कों की भी सहायता करता है, क्योंकि इस उम्र में माना गया है कि इतनी जो है वो एक सक्षम नहीं हो पाते हैं विवाह के लिए या परिपक्वता नहीं आ पाती है। तो ये जो कानून है ये दोनों की ही रक्षा करता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में जो छोटी लड़कियों का विवाह जो है वो बड़े व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो है वो यही देखा जाता है कि पुरुष या जो लड़के जो हैं उनकी एज तो सही होती है, लेकिन जो लड़कियां हैं उनकी एज जो है वो कम होती है। और हम देखते हैं कि राजस्थान में तो ये बाल विवाह का जो है बहुत चलन है। इस पे जो है हम जो मुख्य जो है सावे होते हैं अखातीज, और उस पर हम देखते हैं कि छोटी छोटी इतने कानूनी प्रावधान के बाद, पुलिस की व्यवस्था के बाद भी जो है वो गाँव में और इस तरह से जो है वो विवाह छोटे बच्चों के जो है वो कर दिए जाते हैं। तो यदि इस तरह से जो इस प्रकार यह जानना जरूरी कि एक लड़की के विवाह होने की कानूनी उम्र जो है वो 18 साल है, जबकि लड़के के लिए यह 21 वर्ष होती है। माता पिता जो भी निर्धारित उम्र तक पहुंचने से पहले जो है वो अपने बच्चों को मजबूर कर देते हैं, वे जो है वो इस कानून के तहत जो है वो दंड के अधीन जो है वो आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि इस उम्र में जो जल्दी शादी हो जाती है तो वो जल्दी मातृत्व जो है वो उनको प्राप्त हो जाता है। तो एक कच्ची उम्र में मातृत्व होने से ना तो वो जो पारिवारिक जिम्मेदारियां लेने में सक्षम हो पाती हैं और फिर ज़िंदगी भर जो है वो शारीरिक रूप से जो है वो कमज़ोर हो जाती है, मानसिक रूप से जो है वो महिलाएं कमज़ोर हो जाती हैं और एक तरह से उनका शोषण जो है वो फिर सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो ये अधिनियम जो बाल विवाह अधिनियम है वो रोकता है कि अभिभावक जो है वो बच्चों का विवाह जो है वो सही उम्र में करें। एक और जो हम चर्चा करते हैं अधिनियम की, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रथा भी हमारे देश में जो है वो एक बहुत पुरानी प्रथा रही है। बाल विवाह की तरह जो है वो भारतीय संस्कृति में जो है एक पुरानी परंपरा है।
दुल्हन और उनके परिवारों को अधिकतम धनराशि का भुगतान करने के लिए कई बार जो है वो अत्याचार तक जो भी किया जाता है, और जो है वो शादी किसी तरह चलती रहे, इसलिए परिवार भी जो है वो दहेज जो है वो देता रहता है। भारतीय कानून इस तरह के किसी भी कृत्य को जो है वो दंडित करता है जिसमें लेने और देने पर परिवारों के बीच जो है वो संबंध बनाए जाते हैं। मतलब लेन देन करके यदि कोई विवाह होता है तो उसे जो है वो कानूनी रूप से जो है उस इस तरह के जो व्यवहार है लेन देन का, उसको निषेध माना गया है। क्योंकि ये जो परंपरा है इसमें जो सक्षम वर्ग होता है वो तो अपनी बेटियों के विवाह में वैसे ही जो है वो जो है बहुत सारी धनराशि जो है वो खर्च कर देता है, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए जो ये दहेज प्रथा जो है एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है उत्पन्न कर देती है। तो ये अधिनियम जो है वो महिलाओं की या लड़कियों की सहायता करता है कि इस तरह का यदि कोई लेन देन होता है विवाह के में, तो वो जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा सकती हैं, और इस अधिनियम के तहत उन लोगों को जो है जो दहेज मांगते हैं उनको दोषी जो है वो माना जाता है। तो लेना और देना जो है दोनों ही इस नियम के अंतर्गत जो है वो दोनों ही पक्ष जो है वो दंड पाने के अधिकारी जो है वो होते हैं। तो ये जो है कुछ हमने देखा कि इस अधिनियम है। इसी तरह से हम और बात करें कि स्ट्रीट पर उत्पीड़न भी एक जो है वो अधिनियम तो नहीं है, पर भारतीय दंड संहिता जो अपनी पुस्तकों में स्ट्रीट उत्पीड़न या छेड़खानी का उपयोग या परिभाषित तो नहीं करती है, लेकिन यह निश्चित तौर पर आपको नुकसान से जो है वो बचाती है। जो सरल शब्दों में हम बात करें तो इसे जो है सार्वजनिक रूप से किसी महिला को प्रताड़ित करना या परेशान करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 294 और 509 महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों से जो है वो बचाती है, और किसी भी जो व्यक्ति है या समूह के लोगों को किसी भी उम्र की महिला के प्रति जो है वो आक्रामक, अपमानजनक टिप्पणी या इशारा करने के लिए जो है वो प्रतिबंधित करती है। मतलब मौखिक रूप से भी या कोई इस तरह का जो व्यवहार करता है तो उसके प्रति जो है वो जो ये आईपीसी की धारा है वो महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों से जो है वो बचाने का कार्य जो है वो करती है। तो ये तो कुछ हमने बात की कि कानूनी रूप से जो और भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन ये मुख्य जो नियम हैं उनकी चर्चा जो है हमने की। उससे पहले वो जो सती प्रथा अधिनियम भी जो था, जो महिलाओं को जो है वो विधवा होने पर जो है वो इस तरह से जो सती होने से जो है वो बचाता है। अब तो सती प्रथा उतनी रही नहीं, लेकिन जब महिलाओं पे एक तरह से कुप्रथा के रूप में जो है वो भी प्रथा थी, तो वो भी एक महिलाओं को एक स्थिति को सुदृढ़ करने में उस कानून ने भी जो है वो सहायता प्रदान की। इसी तरह जो हम देखें कि महिलाओं को नियम है, कानून है, लेकिन फिर भी जो हम बात करते कि महिलाओं पर अत्याचार जो है वो अभी भी रुके नहीं है। महिलाओं को जो है वो यदि इस तरह का जो है वो कोई उनके खिलाफ या कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वो कुछ कानूनी सहायता जो है वो ले सकती हैं, लेकिन इसकी जानकारी जो है उन्हें होना आवश्यक है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, तो वो इन कानूनों की जानकारी रखें, ताकि यदि कोई ऐसा पक्ष है जो अशिक्षित वर्ग की महिलाएं हैं या इस तरह की जो उत्पीड़ित हो रही हैं या घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, तो जो शिक्षित वर्ग की जो महिलाएं उनको इन कानून की जानकारी देकर जो है वो उनको इस परेशानियों से जो है वो बचा सकती हैं। क्योंकि जो शिक्षित वर्ग है वो तो जो है वो सहायता ले लेता है, शहरों में जो लोग हैं कानूनी सहायता भी ले लेते हैं, लेकिन जो अशिक्षित वर्ग है या इस तरह से ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए जो शिक्षित वर्ग की महिलाएं यदि इस प्रकार की जानकारी रखती हैं तो वो उनकी सहायता जो है वो प्रदान कर सकती हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से जो है कुछ नियम, अधिनियम जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग को जो है वो और भी आगे प्रशस्त करते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं जो है इनका सही रूप से प्रयोग करें, क्योंकि आजकल हम वर्तमान में देखते हैं जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम है तो इनका दुरुपयोग ना हो।
सही रूप में जो है इनका प्रयोग हो। कोई भी महिलाएं जो हैं इनको पुरुष को प्रताड़ित करने में या इस तरह में जो है इनका प्रयोग ना करें। सही रूप से जो है ये जो नियम है या कानून है इनकी जानकारी रखें और सही परिस्थितियों में ही इनका प्रयोग करें, क्योंकि महिलाओं का स्वभाव ऐसा रहा है कि वो परिवार को जोड़ने का ही प्रयास करती हैं या एक संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती हैं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं। लेकिन फिर भी जो है वर्तमान समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उन्हें कानूनी सहायता की जो है वो आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन नियमों की जानकारी से जो है वो अपनी जो सशक्तिकरण के मार्ग जो है उसको आगे और अच्छा प्रशस्त जो है वो कर सकती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।